नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं खुद दीपा पासिला। चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी दिल्ली के दौरे पर हैं। चीफ व्हिप महेश जोशी दिल्ली के दौरे पर राज्य कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। दिल्ली में उनकी मौजूदगी है, वहां पर राज्य कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से वो मिलेंगे, उनकी मुलाकात होगी। राज्य कांग्रेस के अंदरूनी घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट रखेंगे। राज्य कांग्रेस के अंदरूनी घटनाक्रम को लेकर तमाम जो खबरें आ रही हैं उसकी जो रिपोर्ट है, विस्तृत रिपोर्ट वो रखेंगे अजय माकन के सामने। विधायकों की बयानबाजी को लेकर तथ्यात्मक बात रखेंगे। विधायकों की हाल फिलहाल में जितनी भी बयानबाजियां हुई हैं, जो बयान निकलकर सामने आए हैं, जो अंदरूनी कलह की ओर इशारा करते हैं जाहिर तौर पर, जिसको लेकर बीजेपी भी हमलावर है, उन्हीं बयानबाजी को लेकर तथ्यात्मक जो बात है वो अजय माकन के सामने महेश जोशी रखेंगे दिल्ली में। और साथ ही अखबारों में छपे असंतुष्ट विधायकों के बयान सामने रखे जाएंगे। अखबारों में हाल फिलहाल में जो भी असंतुष्ट विधायकों के बयान सामने आए हैं या फिर बयान छपे हैं, उनको भी अजय माकन के सामने महेश जोशी रखेंगे। सभी बड़े अखबारों में छपे बयानों की कटिंग है जोशी के पास। अब खबर ये कि सभी बड़े जो अखबार हैं, जहां पर जो बयान छपे हैं तमाम विधायकों के, उनकी कटिंग महेश जोशी के पास मौजूद है और वो कटिंग वो अजय माकन के सामने रखने वाले हैं। अब किसने क्या बोला, ये तमाम बात प्रभारी के समक्ष रखी जाएगी। किसने क्या बोला और कौन सा बयान पार्टी के खिलाफ दिखाई देता है, उन सभी बयानों की कटिंग महेश जोशी के पास है और वो कटिंग लेकर वो अजय माकन के पास जाएंगे, वहां पर मुलाकात होगी। तमाम बातें प्रभारी के समक्ष, प्रभारी के सामने महेश जोशी रखने वाले हैं। जोशी खुद के दिए गए बयानों को भी प्रभारी के सामने रखेंगे। अब ऐसी भी खबर है कि जोशी खुद के जो बयान दिए गए हैं उनको भी प्रभारी के सामने रखेंगे। ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। आरएएस वीरेंद्र कुमार वर्मा निलंबित हो गए हैं। डीओपी ने जारी किया आदेश। आरएएस वीरेंद्र कुमार वर्मा निलंबित कर दिए गए। डीओपी ने आदेश जारी किया। जेसीटीएसएल ओएसडी के रूप में कार्यरत थे। रिश्वत मामले में 6 मार्च को एसीबी ने दबोचा था, गिरफ्तार किया था और न्यायिक अभिरक्षा में 48 घंटे 8 मार्च को हुए। 6 मार्च से निलंबित का आदेश जारी किया गया और डीओपी प्रमुख सचिव रहेगा निलंबन के दौरान मुख्यालय। डीएस प्रिया बलराम शर्मा ने किया पत्रावली पर अनुमोदन। अब हाल ही में आपको याद होगा जेसीटीएसएल की मिनी बसों का उद्घाटन किया गया यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल के द्वारा और उसी दिन शांति धारीवाल के साथ दिखाई दे रहे थे वर्मा, लेकिन अचानक से खबर शाम को निकल कर ये आती है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है रिश्वतखोरी के मामले में। अब उसके बाद से लगातार जांच पड़ताल भी जारी है। आरएएस वीरेंद्र कुमार वर्मा को निलंबित कर दिया गया। डीओपी ने आदेश जारी कर दिए हैं। जेसीटीएसएल ओएसडी के रूप में वो कार्यरत थे और रिश्वत मामले में 6 मार्च को एसीबी ने उनको गिरफ्तार किया था। उनसे लगातार पूछताछ भी हो रही है और साथ ही न्यायिक अभिरक्षा में 48 घंटे 8 मार्च को हो चुके हैं और 6 मार्च से निलंबन का आदेश जारी किया गया। डीओपी प्रमुख सचिव रहेगा निलंबन के दरमियान मुख्यालय और साथ ही डीएस प्रिया बलराम शर्मा ने पत्रावली पर अनुमोदन किया है। अब लगातार दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ भी लगातार हो रही है। कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं क्या, कुछ और भी मामले निकलकर सामने आ सकते हैं क्या, लगातार पूछताछ भी हो रही है, लेकिन निलंबित कर दिया गया। ये बड़ी अपडेट थी आपके सामने। बड़ी खबर है, 22 मार्च से होंगे आरएएस 2018 के इंटरव्यू। राजस्थान लोक सेवा आयोग से बड़ी खबर है, आप तक पहुंचा रहे हैं। 22 मार्च से होंगे आरएएस 2018 के इंटरव्यू। राजस्थान लोक सेवा आयोग से बड़ी खबर है। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त मुख्य परीक्षा 2018 का मामला, सफल रहे अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 22 मार्च से होंगे आयोजित। अब साक्षात्कार का इंतजार लगातार किया जा रहा था, इंतजार तारीख को लेकर। सफल रहे जो अभ्यर्थी हैं, साक्षात्कार 22 मार्च से उनका होगा। साक्षात्कार के लिए अपलोड कर दिए गए हैं साक्षात्कार पत्र, वो अपलोड हो चुके हैं और प्रथम फेज में 300 अभ्यर्थी शामिल होंगे साक्षात्कार में। आयोग के अन्य आवश्यक दिशा निर्देश भी वेबसाइट पर किए गए हैं जारी। जो और डिटेल्स हैं वो वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं और साथ ही आयोग की सचिव शुभम चौधरी ने जानकारी दी। आगे बढ़ते, लेफ्ट ने आयशी घोष को चुनाव में उतारा है। लेफ्ट की तरफ से आयशी घोष को मौका दिया गया। बंगाल के चुनाव में हुंकार भरने के लिए आयशी घोष को मैदान में उतारा गया। पहली दफा सीपीआईएम ने जेएनयू छात्रा आयशी घोष को उतारा मैदान में। साथ ही बंगाल के जमुरिया सीट से लेफ्ट से लड़ेगी चुनाव और साथ ही पहली दफा किसी छात्र संघ के मौजूदा अध्यक्ष को इतना बड़ा मौका दिया गया, चुनाव में उतारा गया है, टिकट दिया गया है। पहला मौका है आयशी घोष के लिए भी। और साथ ही पिछले साल जेएनयू में छात्रों पर हमले के बाद अपनाया था आक्रामक रुख। उस आक्रामक रुख की वजह से चर्चाओं में आयशी घोष आई थी और इस घटनाक्रम के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली थी पहचान। 2020 में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ भी
जिस तरीके से आंदोलन हुआ था जेएनयू में, उसमें भी उनका चेहरा प्रमुख तौर पर बाहर निकल कर आया था। उसके बाद न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान आयशी घोष को मिली थी। अब सीपीआईएम की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, चुनाव में उतारा गया। अब किस तरीके से वहां पर इस चेहरे का फायदा मिलता है सीपीआईएम को, ये भी देखना होगा। लेकिन ये पहली मर्तबा है जब किसी मौजूदा अध्यक्ष को ये जिम्मेदारी दी गई हो, किसी छात्र संघ अध्यक्ष को इस तरीके का मौका पहली मर्तबा मिल रहा है और ये पहला नाम आयशी घोष का भी है। पिछले साल जेएनयू में छात्रों पर हमले के बाद आक्रामक रुख उन्होंने अख्तियार किया था। जब हमले हुए थे जेएनयू में छात्रों पर, उसके बाद आक्रामक रुख, आक्रामक रवैया उनका दिखाई दिया था। उसके बाद से, इस घटनाक्रम के बाद से ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा गई थी आयशी घोष। ये मौका मिला है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। ममता की सहानुभूति लहर रोकने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है। ममता की सहानुभूति लहर, जिसको रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। सड़क पर लड़ने वाली ममता टूटे पैरों से करेगी चुनाव प्रचार। सड़क पर लड़ने वाली ममता दीदी अब टूटे पैरों से चुनाव प्रचार करेगी। व्हीलचेयर से चुनाव प्रचार का ऐलान करने के बाद बढ़ी भाजपा की चिंता, बढ़ी गई है मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी की। व्हीलचेयर से चुनाव प्रचार करने का ऐलान कल जब डिस्चार्ज हुई थी हॉस्पिटल से, तभी ममता बनर्जी ने कर दिया था। उसके बाद से बीजेपी लगातार अब ये सोच रही है किस तरीके से ममता को रोका जाए। भाजपा ममता के विक्टिम कार्ड को रोकने की कर रही हर जतन। अब भाजपा जो है ममता के विक्टिम कार्ड को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ममता फुल मोड में है। नंदीग्राम से पर्चा भरकर लौटते वक्त टूट गया था ममता का पैर। हालांकि जिस तरह से घटनाक्रम 2-3 दिन में पूरी तरह से घूमा, उससे ममता की कूद पड़ती चुनावी रणनीति को मिली तेज धार। अब जो कुंद पड़ती हुई चुनावी रणनीति दिखाई दे रही थी ममता बनर्जी की, उसको तेज धार मिलती हुई दिखाई दे रही है। नंदीग्राम में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से लगातार एक विक्टिम कार्ड के तौर पर इसको देखा भी जा रहा है। इमोशनल कार्ड ममता बनर्जी का कहा जा रहा है। अब चूंकि अस्पताल से डिस्चार्ज वो हो चुकी हैं, अब व्हील चेयर पर बैठकर वो प्रचार करेंगी। अब इसका किस तरीके से फायदा उनको मिलता है, किस तरीके से वोट वो बटोर पाती है, लेकिन इस विक्टिम कार्ड को रोकने की फिराक में भारतीय जनता पार्टी है। अब टूटा पैर ममता के लिए साबित हो सकता है सहानुभूति का मास्टर कार्ड। बंगाल में भाजपा का जनाधार बनाने में संघ की भूमिका। जी, अब बंगाल में भाजपा का जनाधार जो बीते सालों में मजबूत हुआ है, उसके पीछे संघ की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। शिव प्रकाश और अरविंद मेनन ने खड़ा किया संगठन। शिव प्रकाश और अरविंद मेनन को ही क्रेडिट जाता है। साफ तौर से कहा भी जाता है कि संगठन को खड़ा किया पश्चिम बंगाल में। संघ के प्रचारक शिव प्रकाश, पूर्व एबीवीपी नेता मेनन, पर्दे के सामने पश्चिम बंगाल में प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और साथ ही पर्दे के पीछे रणनीतिक तय करते हैं शिव प्रकाश और मेनन। पर्दे के सामने अक्सर मीडिया के सामने भी सुर्खियों में आप कैलाश विजयवर्गीय को देखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो रणनीति तैयार की जाती है वो शिव प्रकाश और मेनन के द्वारा। बंगाल के सह प्रभारी भी हैं भाजपा के सचिव अरविंद मेनन, और साथ ही अब बंगाल में जनाधार मजबूत हुआ है पिछले सालों में बीजेपी का, उसके पीछे क्रेडिट दोनों को जाता है। काशी विश्वनाथ की शरण में दिग्गज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूजा अर्चना की। तस्वीरें आपको हम वहां से दिखाते हैं। काशी विश्वनाथ की शरण में दिग्गज तमाम, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार के साथ काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना की, दर्शन किए। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की, थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी भी वहां से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूर्वांचल के दौरे पर हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और काशी विश्वनाथ जब पहुंचे, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद हैं। पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते हुए ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। उत्तरोत्तर वृद्धिरस्तु श्री विश्वेश्वरः प्रसन्नोऽस्तु। काशी विश्वनाथ के दर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परिवार के साथ पूजा अर्चना करते हुए विधि विधान के साथ, योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं।
मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पूर्वांचल के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और ये तस्वीरें काशी विश्वनाथ की हैं, जब यहां पर पहुंचे पूरे प्रोटोकॉल के साथ और फिर पूजा अर्चना करते हुए। अब तमाम उनके कार्यक्रम हैं, अलग अलग जगहों पर वो जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। शुरुआत काशी विश्वनाथ से उन्होंने की है। यहाँ पर पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ अपने परिवार के साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अलग अलग मंदिर भी वो जाते हुए दिखाई देंगे। हालांकि उनका दौरा है पूर्वांचल का। पूर्वांचल के दौरे के दरमियान और कहां पर पहुंचते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल ये काशी विश्वनाथ की तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। ये भीतर की तस्वीरें हैं। योगी भी उनके साथ वहां मौजूद रहे पूजा के दरमियान, विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना वहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करते हुए। आगे बढ़ते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के पीछे विधायक नहीं है। जी हां, लगातार ये कहा जा रहा था नाराज विधायकों की वजह से इस्तीफा देना पड़ा त्रिवेंद्र सिंह रावत को, लेकिन ये खबर आपको समझनी होगी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के पीछे विधायक नहीं है। रावत के इस्तीफे से हर कोई रह गया हैरान। हर कोई हैरान था कि आखिर रावत ने इतनी जल्दबाजी में इस तरीके से आखिर इस्तीफा दिया क्यों, क्योंकि भाजपा में अभी तक किसी भी सीएम की विधायकों की नाराजगी के चलते नहीं हुई छुट्टी। अब ये खबर है जो बीजेपी के भीतर से मिल रही है, भाजपा में अभी तक किसी भी सीएम की विधायकों की नाराजगी के चलते छुट्टी नहीं हुई। और जानकार सूत्रों के हवाले से खबर ये कि रावत के इस्तीफे के पीछे भी नहीं विधायकों का हाथ। अब साफ तौर से कहा जा रहा है कि रावत ने इस्तीफा दिया, इसके पीछे विधायकों का हाथ माना जा रहा था, लेकिन खबर यह है कि विधायकों का हाथ इसके पीछे है ही नहीं। प्रशासन के मामलों में संघ को ज्यादा तवज्जो देने की वजह से रावत के इस्तीफे की चर्चा हो रही है, क्योंकि कट्टर प्रचारक रहे रावत का झुकाव रहता था संघ की तरफ ही। और उत्तराखंड में रावत के इस्तीफे के बाद देश के भाजपा सीएम में भी मैसेज गया है। अलकमान और संघ नेतृत्व के बीच संतुलन बनाने का काम भी कर दिया इस घटनाक्रम ने। और साथ ही अब तमाम जो कयासबाजी पहले से हो रही थी, गुटबाजी की खबरें, उन पर विराम लगा दिया गया। कहा यह जा रहा है कि विधायकों की नाराजगी की वजह नहीं है, बल्कि कोई और ही वजह है इसके पीछे। राम मंदिर निर्माण में देरी से भाजपा बेहद चिंतित हो गई है। जी राम मंदिर निर्माण में देरी से भाजपा की चिंताएं किस तरीके से बढ़ रही हैं वो आप देखिए। यूपी में अगले साल चुनाव से पहले निर्माण कार्य पूरा करने की कोशिश। अब ये लगातार कोशिश की गई थी कि यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, चुनाव से पहले निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो चुनाव में भी फायदा इसका मिलेगा, लेकिन अब वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो परेशानी बढ़नी लाजमी है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन निर्माण कार्य में देरी बन रही चिंता का सबब बीजेपी के लिए मंदिर निर्माण के जमीन के नीचे मिट्टी रेतीली निकलने से परेशानी बढ़ गई है। कहा यह भी जा रहा है कि शताब्दियों से पहले इस जगह पर बहती थी नदी की धारा और अब मंदिर निर्माण ट्रस्ट आईआईटी एक्सपर्ट्स को बुलवाकर करवा रहा जांच पड़ताल, लेकिन एक्सपर्ट्स ने भी 1 माह के बाद भी अभी तक अपनी कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। अब शायद ही यूपी चुनाव से पहले हो राम मंदिर का निर्माण। अब ऐसा कहा जा रहा है कि शायद ही अब यूपी चुनाव जब होंगे उससे पहले निर्माण संभव हो पाए, क्योंकि तमाम अभी जो परेशानी सामने आ रही है उससे यही लगता है कि देरी और होगी, और देरी होगी तो साफ तौर से इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकारों को उठाना पड़ेगा। यूपी में बीजेपी की सरकार है, इसलिए भी चिंता बीजेपी की बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय पर नजरें लगातार टिकी हुई हैं। अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में निषाद समुदाय पर नजरें किस तरीके से हैं वो भी आप समझिए। सभी राजनीतिक दल निषाद समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दल, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा, बसपा, सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि निषाद समुदाय को लुभा लिया जाए, उनको अपने खेमे में किया जाए। कुल जनसंख्या का 5% राजनीतिक प्रतिनिधित्व रखता है समुदाय, और साथ ही सबसे पहले मुलायम सिंह यादव ने महत्व दिया था। फूलन देवी के माध्यम से इस समुदाय पर अपनी पकड़ मजबूत की थी मुलायम सिंह यादव ने, समाजवादी पार्टी ने। हालांकि फूलन देवी की मौत के बाद भाजपा के पास चला गया वोट बैंक, और नदी अधिकार यात्रा से बढ़ी भाजपा की भी परेशानी। अब नदी अधिकार यात्रा से बीजेपी की परेशानी भी बढ़ गई है। यदि निषाद समुदाय ने रुख बदला तो कांग्रेस को मिल सकता फायदा। निषाद समुदाय ने अगर रुख बदला, मन बदला, तो कांग्रेस को इसका फायदा किस तरीके से मिलेगा वो भी लगातार कांग्रेस मंथन इसको लेकर कर रही है। लेकिन बीजेपी की अपनी कोशिश है, तमाम दल अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसको फायदा मिलेगा? अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव में समुदाय को लुभाने की कोशिश उससे पहले पुरजोर तरीके से की जा रही है। भाजपा के खिलाफ किसान नेताओं का अभियान। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसान नेताओं का अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। चुनावी राज्यों में भाजपा के विरोध में कल से छेड़ दिया है।
अभियान जो भाजपा के खिलाफ किसान नेता लगातार आक्रोशित है, गुस्से में है। जहां जहां पर भी विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। चुनावी राज्यों में भाजपा के विरोध में कल से ही अभियान छेड़ दिया है। इस दरमियान भाजपा के खिलाफ बड़ी जनसभाएं करेंगे किसान नेता। जो किसानों के बड़े नेता खुद को कहते हैं वो अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। जहां जहां पर भी इलेक्शन होने, विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां पर जाकर बड़ी जनसभाएं वो करेंगे। अब तक पंजाब, हरियाणा और यूपी में हो रही किसान महापंचायतें, अब राकेश टिकैत, बलबीर सिंह, योगेंद्र यादव बंगाल में जनसभाएं करने वाले हैं। राकेश टिकैत वहीं पर मौजूद हैं। कोलकाता से तस्वीरें दिन में आई थी, वो हमने आप तक पहुंचाई भी थी। बलबीर सिंह, योगेंद्र यादव बंगाल के चुनाव में जनसभाएं करेंगे। अब इसका किस तरीके से असर दिखाई देता है। किसान नेता भाजपा को वोट ना देने की अपील कर रहे हैं। लगातार किसान नेता उन हिस्सों में जा रहे हैं, उन राज्यों में जा रहे हैं जहां पर इलेक्शन होने हैं और साफ तौर से लोगों के बीच जाकर, किसानों के बीच जाकर बीजेपी को वोट ना देने की अपील की जा रही है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों को नसीहत दी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों को नसीहत दी। सरल भाषा में फैसले लिखने की नसीहत दी सुप्रीम कोर्ट ने। और हिमाचल एससी के एक जज के फैसले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि ऐसी भाषा में फैसले नहीं लिखने चाहिए जिससे सिरदर्द हो जाए, जो आम लोगों को समझ में ही ना आए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह ने कहा कि इस फैसले में लंबे लंबे वाक्य लिखे हैं और हर कहीं कॉमा लगाया गया है। इसे पढ़कर हमारे तो सिर में दर्द होने लगा, टाइगर बाम तक लगाना पड़ गया। दोनों जजों ने आम आदमी की भाषा से फैसले लिखे जाने की सलाह दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। हाई कोर्ट से कहा है, हाई कोर्ट के जजों को कहा है कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो आम लोगों को समझ में आसानी से आ जाए। ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जो आम लोगों को समझ में ना आए। वो उनकी भी समझ में नहीं आई जो अब जिसका हवाला उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि इस तरीके की भाषा से बचना चाहिए। केरल में बढ़ी कांग्रेस की बेचैनी। जी हां, केरल में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बेचैनी किस तरीके से बढ़ी है वो भी आप समझिए। केरल की जमीनी रिपोर्ट से कांग्रेस बेहद चिंता में है। केरल में कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है। जमीनी रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस के खिलाफ है, एक तरीके से चिंता बढ़ाने वाली है। सर्वेक्षणों में पिछड़ता दिख रहा कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF। अंदरूनी उठापटक और भारी गुटबाजी से कांग्रेस की बड़ी समस्या। इसी वजह से पार्टी उम्मीदवारों के ऐलान में देरी भी हो रही है। कहा जा रहा है कि जो गुटबाजी की खबरें लगातार आ रही हैं, जो सर्वेक्षण भी वहां पर हुए हैं, उसके बाद ही ये लग रहा है कि गुटबाजी वहां पर हावी है और इसी वजह से उम्मीदवारों के ऐलान में देरी भी हो रही है। अलकमान ने केरल के नेताओं को बुलाकर एकजुट करने की कोशिश की। अलकमान हालांकि कोशिश ये कर रहा है कि केरल के चुनाव में ये गुटबाजी का जो असर है वो दिखाई ना दे, इसीलिए भी बुलाकर एकजुट करने की कोशिश नेताओं को की गई। अलकमान की तरफ से टिकट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर भी असंतोष वहां पर जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनमें दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर चंद्रशेखर। जी हां, पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनावी दौरे पर चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर को अंदाजा है पश्चिम बंगाल के चुनाव की रणनीति का। मूल रूप से वो रहने वाले हैं बंगाल से सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के। वहां की राजनीतिक जमीन को वो भलीभांति समझते भी हैं, जानते भी हैं। और बनारस और पुरुलिया के बीच है केवल 10 घंटे की दूरी। मार्क्सवादियों के गढ़ के तौर पर विख्यात रहा है पुरुलिया और वर्धमान जिले को लेकर चंद्रशेखर को दिया गया टास्क। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री है चंद्रशेखर। अब वहां पर वो किस तरीके से पार्टी को और मजबूत करते हैं, पार्टी को के नेताओं को किस तरीके से एकजुट कर पाते हैं। हालांकि इस बार बीजेपी वहां पर मजबूती के साथ मैदान में है। अब चंद्रशेखर के वहां पर जाने का फायदा किस तरीके से पार्टी को मिलता है, इसको लेकर भी कई बातें हैं। हालांकि वहां पर पहुंचकर सबसे बड़ी चुनौती हर किसी के सामने यही है कि वहां टीएमसी को बेदखल करके बीजेपी को सत्ता में विराजमान किया जाए, क्योंकि बीजेपी के नेताओं की भी यही कोशिश है। और इस बार बीजेपी दावा भी कर रही है कि सत्ता परिवर्तन होगा, बीजेपी सत्ता में काबिज होगी। दिसंबर में आशा की झलक के बाद फिर अंधेरा। जी हां, दिसंबर में आशा की झलक दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद फिर से अंधेरा। देश का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फिर नेगेटिव टेरिटरी में। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किए आंकड़े। मैन्युफैक्चरिंग कमजोर होने से 1.6% की गिरावट आई है और साथ ही दिसंबर में 1% बढ़ गया था औद्योगिक उत्पादन।
इसके साथ ही अब औद्योगिक उत्पादन में दिखने लगी गिरावट। अब ये गिरावट आगे जाके किस तरीके से परेशानी का सबब बन सकती है, इसको लेकर भी कई बातें कही जा रही हैं। हालांकि जो नए सर्वेक्षण भी लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं वो भी चिंताजनक हैं और जो गिरावट औद्योगिक सेक्टर में वो भी आगे चलकर परेशानी का सबब बन सकते हैं। म्यांमार के जन आंदोलन से भारत भी सतर्क है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को भेजा संदेश। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को सलाह दी गई है। म्यांमार की सीमा पर निगरानी बढ़ाने की सलाह दी गई है। म्यांमार में सैन्य तानाशाही के कारण हालात बेहद खराब है। म्यांमार में हाल फिलहाल में जो भी घटनाक्रम हुए हैं, सैन्य तानाशाही की जो भी बातें निकलकर सामने आई हैं, उससे हालात बेहद खराब है और भारत में प्रवेश कर सकते हैं म्यांमार के कई लोग। इसलिए भी कहा गया है कि एहतियात अपनी पुख्ता रखें। सीमावर्ती राज्यों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस के 30 स्टार प्रचारक। पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस के 30 स्टार प्रचारक हैं। गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर का नाम नहीं शामिल है। 2016 में कांग्रेस के स्टार प्रचारक की लिस्ट में शुमार थे आजाद और बब्बर। ये पत्र लिखने वाले G23 समूह के नेताओं में शामिल हैं। अब क्या इस वजह से इनको खामियाजा उठाना पड़ा, इसको लेकर भी कई बातें। इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह, भूपेश बघेल को जिम्मेदारी दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के अलग अलग स्टार प्रचारक हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर को पश्चिम बंगाल में जिम्मेदारी नहीं दी गई है। कोयंबटूर दक्षिण से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कमल हसन। जी हां, कोयंबटूर दक्षिण से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं कमल हसन। ये पुख्ता खबर है। मक्कल निधि मय्यम यानी कि MNM के अध्यक्ष है कमल हसन, पहली मर्तबा चुनाव में उतरेंगे। MNM शरद कुमार की पार्टी AISMK और IJK में गठबंधन है और कुल 234 सीटों में से 154 सीटों पर MNM लड़ने जा रही है। पहली दफा विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अभिनेता कमल हसन। अब उनके चुनाव में उतरने से किस तरीके से असर वह चुनाव में देखने को मिलता है या फिर उनको किस तरीके से फायदा मिलता है, इसको लेकर भी तमाम बातें कही जा रही है। लेकिन MNM कमल हसन की पार्टी और वो खुद इस बार 154 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। और चलिए इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।